स्टडी वेब्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं नीतीश कुमार आप सभी को मध्यकालीन भारत के इस सीरीज़ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग मध्यकालीन भारत के सीरीज़ में अभी तक 8 वीडियो कर चुके हैं और ये आज नवा वीडियो है जिसमें हम लोग तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक तक पढ़ लिया है। इस वीडियो में अगर आप इससे पहले के चीज़ों को नहीं पढ़ा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन सबको पहले पढ़ ले ताकि और आसानी हो समझने में। आज हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का जो कार्य ही ऐसा था कि आपको बहुत मज़ा आएगा। इसको MBT शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और इसको शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो तुगलक वंश है इसके बारे में पहले मैं बता दूं कि इसमें टोटल 6 शासक हुए और ये दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश था। ठीक है, ये तीसरा वंश था। पहला वंश गुलाम वंश, दूसरा खिलजी और तीसरा तुगलक वंश हुआ। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी, टोटल 94 वर्षों तक शासन चला। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा किस राजवंश ने ज़्यादा समय तक शासन किया, तो उसका आंसर तुगलक वंश ही होता है क्योंकि 94 साल तक इन लोगों ने शासन किया था। इसमें 6 शासक हुए लेकिन इसमें 3 ही महत्वपूर्ण शासक हुए जिनका योगदान शासन में बहुत ज़्यादा रहा। पहला गयासुद्दीन तुगलक था जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। और तीसरा फिरोज शाह तुगलक। इन तीनों को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक दिया है कि GT रोड पर MBT फटफटिया चला रहा है, यानी GT से गयासुद्दीन तुगलक, MBT से मोहम्मद बिन तुगलक और फटफटिया FT का मतलब हो गया फिरोज शाह तुगलक। तो इन तीनों को जान लीजिए। इसके बाद जो है तुगलक शाह द्वितीय आता है, इसके बाद मोहम्मद शाह आता है, फिर नसरुद्दीन महमूद आता है। तो इस तरह से इनका क्रम है। अभी हम लोग चलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ये वीडियो जो है, ये जो सीरीज चल रहा है, ये आपको सभी एग्ज़ामों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें डिस्क्रिप्टिव भी बताया जाता है ताकि आपको और याद रह सके। इसलिए इसमें आप किसी चीज़ को स्किप नहीं कर सकते हैं, आप इसको पढ़ते चलें ताकि एक बार में ही याद हो जाए। और जहाँ पे ट्रिक की ज़रूरत होगी मैं बताते चलूँगा। तो चलिए आगे चलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानते हैं। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक जो था वह 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठता है। उसका बचपन का नाम जौना खा रहता है और यह 1351 ईस्वी तक शासन कर पाता है। ठीक है, एक बात इसके बारे में जान लीजिए कि 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन ने उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था और उलूग खा की उपाधि दी थी मोहम्मद बिन तुगलक को। जो जौना खा था उस समय तो उसका नाम जौना खा ही था, तो उसको जो गयासुद्दीन तुगलक था उसने अपना उत्तराधिकारी उसे 1320 ईस्वी में ही नियुक्त कर दिया था और उसको एक उपाधि दिया था जिसका नाम था उलूग खा। ठीक है, उसको उलूग खा की उपाधि किसने दी थी, तो उसका पिता जो था गयासुद्दीन तुगलक ने दिया था। अब चलते हैं, कुछ इतिहासकार इसको कहते हैं कि ये पिता का हत्यारा था क्योंकि दिल्ली के निकट में जब बंगाल अभियान से वापस आ रहा था गयासुद्दीन तुगलक, तो उसको एक लकड़ी के बने हुए भवन में ठहराया जाता है और रात में हाथियों के द्वारा कुचलवा दिया जाता है। तो इस पे खैर विवाद का विषय रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जौना खा का ही काम था, मोहम्मद बिन तुगलक का ही काम था, लेकिन कुछ इतिहासकार इससे सहमत नहीं हैं। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि पिता के शोक में यह 40 दिन तक तुगलकाबाद में रहा और इसके बाद राज्याभिषेक के लिए दिल्ली गया। एक्चुअली देखिए, तुगलकाबाद की स्थापना किसने की थी, तो तुगलकाबाद की स्थापना इसके पिता गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। ठीक है, तो वह पिता का जब देहांत होता है तो मोहम्मद बिन तुगलक 40 दिनों तक तुगलकाबाद में जाकर रहता है।
देखिए ये सारी कहानियाँ बताने से आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, और इसलिए मैं ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में भी ला रहा हूँ और इसमें ऑब्जेक्टिव को भी शामिल करते हुए चल रहा हूँ, ताकि जिनको मान लीजिए बीपीएससी मेंस वगैरह भी देना पड़े तो आसानी हो। ठीक है, देखिए 1325 ईस्वी में जब ये गद्दी पर बैठा तो इसके समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, बर्नी जो था, इतिहासकार बर्नी, वो तारीख़ फिरोज शाही लिखा है। और एक मोरक्को यात्री जो था, मोरक्को कहाँ है तो अफ्रीका में है, तो वहाँ का एक यात्री जो है इब्न बतूता, वो आया था भारत में और उसने रेहला नामक ग्रंथ की रचना की। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेहला की रचना किसने की, तो इब्न बतूता ने किया था। और इब्न इब्न बतूता कौन था, तो मोरक्को यात्री था। वह 1333 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको क्या किया, इब्न बतूता को, कि 1333 ईस्वी में जब यह भारत आया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 ईस्वी में अपना राजदूत बनाकर इसको चीन भेजा था। किसको भेजा था, तो इब्न बतूता को भेजा था। इब्न बतूता लिखता है अपने इतिहास में, रेहला में, कि सल्तनत का जो प्रांत था वो 23 प्रांतों में बटा हुआ था। यानी सल्तनत जो काल का जो पूरा क्षेत्र था वो 23 प्रांतों में बटा हुआ था। ये किसका कथन है, तो इब्न बतूता का कथन है। इसके बाद अगर एमबीटी की बात करें, मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, तो खुसरो शाह जो था अंतिम खिलजी शासक, उसने एमबीटी को, मोहम्मद बिन तुगलक को, घोड़े का मुख्य अधिकारी नियुक्त किया था अपने शासनकाल में। ठीक है, तो ये अगर कुछ कोई पूछे कि मोहम्मद बिन तुगलक राजकुमार के बनने से पहले, यानी तुगलक वंश से पहले, किस पद पर आसीन था, तो वह घोड़े का मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया था खुसरो शाह के द्वारा। अब हम लोग चलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख योजनाओं की तरफ। इतिहासकारों में मतभेद रहा है कि कुछ इतिहासकार इसके महत्वपूर्ण योजनाओं की संख्या अलग अलग बताए हैं, लेकिन बर्नी जो है, बर्नी का कथन ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। और बर्नी ने कहा है कि इसकी 5 महत्वपूर्ण योजनाएं थी जो इसने उन योजनाओं पर काम किया। ठीक है, सबसे पहला जो मोहम्मद बिन तुगलक का योजना था, इसने दोआब के क्षेत्र में कर में वृद्धि कर दी, और ये काम इसने 1325 ईस्वी में किया था। ये क्वेश्चन आता है कि दोआब के क्षेत्र में मोहम्मद बिन तुगलक ने कब टैक्स में वृद्धि की थी या कर में वृद्धि की थी, तो उसने 1325 ईस्वी में किया था। इसमें बर्नी कहता है कि उसने 10 गुना कर को बढ़ा दिया था। और बर्नी का ही कथन था कि कारण कर बढ़ाने का उसने ये दिया है कि खजाना खाली हो गया था, तो इसलिए उसने दोआब के क्षेत्र में 10 गुना वृद्धि कर दिया टैक्स। एक और इतिहासकार हैं बंदायूनी, उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में 20 गुना टैक्स को बढ़ा दिया, 20 गुना कर को बढ़ा दिया। और बंदायूनी ने कहा कि इसका कारण था कि प्रजा वहाँ की विद्रोही हो चुकी थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र की प्रजा को सजा देने के लिए कर में 20 गुना वृद्धि कर दिया। एक और इतिहासकार है गार्डनर ब्राउन, उन्होंने कहा कि दोआब इतना समृद्ध था इसलिए उसमें कर की वृद्धि की गई। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो महत्वपूर्ण 5 योजनाओं को बताया जाता है, उसमें से इसका कोई भी वो योजना सफल नहीं हो पाता है। किसी न किसी कारणवश सारा का सारा असफल हो जाता है। तो दोआब में जो कर वृद्धि किया था उसमें भी इसको असफलता हाथ लगती है, और उसका असफलता का कारण जो है, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि जो किया गया वो योजना असफल हो गया, क्योंकि उस दौरान दोआब क्षेत्र में अकाल पड़ गया था। दोआब क्षेत्र ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र तो था, लेकिन उस दौरान वहाँ अकाल पड़ गया, तो टैक्स देने के हालत में वहाँ की जनता नहीं रह पाई। ठीक है, और बढ़ी हुई दर पर जनता जो है कर देने के लिए तैयार थी ही नहीं, तो इसलिए ये योजना असफल हो गया। इसके अलावा वसूली में जो कठोरता थी, इससे जनता आक्रोशित हो गई और कर देने से मना कर देती है। तो इस तरह से दोआब में जो कर क्षेत्र वृद्धि किया था एमबीटी, तो वो असफल हो जाता है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है रहा, दूसरा कार्य जो इसका हुआ, वो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजधानी परिवर्तन कर दिया। राजधानी कहाँ ले गया, तो दिल्ली से देवगिरी ले गया, और देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा।
एक क्वेश्चन ये भी आता है कि दौलताबाद की स्थापना किसने की, तो दौलताबाद नाम किसने रखा या स्थापना भी कहीं कहीं पूछ देता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था और देवगिरी का ही नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया था। दौलताबाद है कहाँ, तो दिल्ली से 700 मील दूर है, ठीक है। इस आपको याद के लिए बता दूं कि देवगिरी को एक और नाम दिया गया था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के द्वारा। खिलजी वंश का शासक जो था, जो 1316 से 1320 तक कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी रहता है, तो उसने कुतुबाबाद इसका नाम रखा था देवगिरी का, और मोहम्मद बिन तुगलक इसको दौलताबाद कहा है, ठीक है। राजधानी परिवर्तन के कई कारण बताए गए हैं। पहला कारण था क्योंकि देवगिरी केंद्र में था। बर्नी कहता है कि देवगिरी केंद्र में था, सल्तनत काल के क्षेत्रों में केंद्र में स्थापित था कौन, देवगिरी, तो इसलिए उसका राजधानी वहाँ पे ले जाया गया, उसने ले गया। इस वजह से जब केंद्र में था तो इसकी सामरिक महत्व थी। सामरिक महत्व कहने का मतलब है कि प्रशासन की सुविधा के कारण, और भी जो भी कारण थे, व्यापारिक कारण वगैरह हो सकते हैं। इसके बाद एक इब्न बतूता ने क्या लिखा है, मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने रेहला में लिखा है कि दिल्ली निवासियों को सज़ा देना था। कुछ इतिहासकार जो है वो इब्न बतूता, उसने कहा कि दिल्ली निवासियों को सज़ा देने के लिए इसने राजधानी दिल्ली से देवगिरी परिवर्तित कर दिया। गार्डनर ब्राउन लिखते हैं कि मंगोलों के दिल्ली आक्रमण के डर से मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी में अपना राजधानी स्थानांतरित किया। लेकिन ये भी तथ्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगता है, क्योंकि उस समय तक मंगोल आक्रमण जो था उस सफल हो चुका था, मतलब उस समय तक मंगोल आक्रमण बंद हो चुका था। अब ये जो योजना था मोहम्मद बिन तुगलक का राजधानी परिवर्तन का, ये भी असफल हो जाता है, और इसके असफलता के कई कारण रहते हैं। कारणों में अगर हम देखें तो राजधानी परिवर्तन के असफलता के कारण में सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि जनता को वहाँ एक साथ सभी जनता को ले जाया जाता है। तो इतिहासकार कहते हैं कि जब राजधानी परिवर्तन किया था तो मुख्य अधिकारियों को ले जाना चाहिए था, या शासन से संबंधित लोगों को ही ले जाना चाहिए था। लेकिन इसने क्या किया कि सभी जनता को दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट करने को कहा, देवगिरी जाने को कहा। दूसरा कारण ये था कि दिल्ली के लोगों को वहाँ देवगिरी में मन ही नहीं लगा, तो मन नहीं लगा तो वो अच्छा से काम नहीं कर पा रहे थे। तो ये दोनों कारण तो महत्वपूर्ण था ही। इसके बाद अगर राजधानी को दिल्ली दौलताबाद ले जाया गया तो दौलताबाद से दिल्ली पर मंगोलों तथा अन्य आक्रमणकारियों का जो आक्रमण का जो डर था वो और ज़्यादा बढ़ गया, और दौलताबाद से दिल्ली पर अगर कोई आक्रमण कर देता, अगर बाहरी आक्रमणकारी, तो दौलताबाद से उसको रोक पाना बहुत मुश्किल था। तो ये तीन कारण हुए जो राजधानी परिवर्तन के का जो योजना था उसको असफल करने में कारक सिद्ध हुए, ठीक है। इसके बाद महत्वपूर्ण योजना जो था इसका मोहम्मद बिन तुगलक का, वो था सांकेतिक मुद्रा का चलन करना। ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक, वो उसने क्या किया कि पहले तो सिक्के चलते थे, वो सोने चांदी के चलते थे, लेकिन इसने क्या किया कि सांकेतिक मुद्रा का चलन किया। इसका कहने का मतलब ये है कि तांबे और कांसे का सिक्का चला दिया गया और कहा गया कि इसका मूल्य वही होगा जो सोने के सिक्कों का होता है, ठीक है। तो ये सांकेतिक मुद्रा सबसे पहले चलाया। अभी भी चलता क्या है, सांकेतिक मुद्रा ही है। एक पेपर का एक कागज़ ही होता है जिसको आपको बोल दिया जाता है कि 2000 का ये नोट है और हमें मानना होता है, क्योंकि बस उसकी वैधता सरकार के द्वारा दी जाती है, आरबीआई करती है उसको जारी। तो ये चीज़ें उस स्टार्ट किसने किया, तो ये चीज़ें मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और यही आज के दौर में अगर ये है तो आज के दौर में तो ये योजना बहुत सफल है, लेकिन उस समय में सफल नहीं हो पाया था। उसके कई कारण थे, ठीक है। इसने क्या किया कि इसने जो सांकेतिक मुद्रा का चलन किया तो उसने कहा कि सोने और चांदी के समान इसके मूल्य होंगे। इसके अलावा इसने कहा कि इन सिक्कों पर इसने क्या किया कि अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, यानी कि सुल्तान ईश्वर की छाया है, ये बात खुदवाया था, ये वाक्य को खुदवाया कि सुल्तान ईश्वर की छाया है। जारी करने का कारण जो है वो मुख्य दो कारण थे कि विजय योजना के लिए उसे अत्यधिक धन चाहिए था और धन उसके पास था नहीं। तो धन के लिए ये क्या करना चाहता था कि सांकेतिक मुद्रा चला देना चाहता था, और अगर सरकार के पास ज़्यादा सांकेतिक मुद्रा होगा तो वो किसी भी वस्तु को खरीद सकता था और उससे
विजय योजना जो है वो प्रारंभ कर सकता था। ठीक है। और दूसरा कारण ये था कि सुल्तान को नए प्रयोगों में बहुत रुचि थी। ये कहने में कोई डाउट नहीं है कि मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल का सबसे विद्वान शासक था। वो अगर आज के दौर में अगर कोई उस तरह का शासक रहे, अगर राजतंत्र तो खैर आज नहीं है, लेकिन वो अगर आज के दौर में होता तो सबसे ज़्यादा सफल होता। लेकिन वो बहुत टाइम से पहले आ गया था, इसलिए वो असफल रहा। ठीक है। तो उसको नए प्रयोगों में रुचि थी। ये जो योजना सांकेतिक मुद्रा का चलन इसने प्रारंभ किया वो भी असफल हुआ। और असफल का कारण क्या था कि नियंत्रण का अभाव रहा। कहा जाता है कि इसके दौर में जब इसने सांकेतिक मुद्रा चलाया मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो उस समय हर घर में टकसाल खोल दिया गया था। सारे लोग अपना अपना सिक्का खुद छापते थे और बाजार में उसकी बिक्री करते थे, उससे खरीदारी करते थे। तो ये योजना तो चलाया गया, लेकिन उस पर नियंत्रण नहीं किया गया। दूसरा था कि समय की परिस्थिति को नहीं समझा गया। समय की परिस्थिति को नहीं समझा गया यानी कि ये भी नहीं देखा गया कि जनता इसको मानेगी या नहीं मानेगी, या ये समय ठीक है या नहीं समय ठीक है। या एक बात तो ये भी था कि मान लिया जाए अगर कोई चलन सांकेतिक मुद्रा का किया गया था, तो उस समय कोई ऐसा मुहर या कुछ ऐसा प्रतीक उस पर नहीं डाला गया जिसकी नकल आसानी से नहीं की जा सके। एक ऐसा सिक्का था जिसको हर कोई बना सकता था। तो ये दो कारण तो महत्वपूर्ण थे। तीसरा कारण जो था असफलता का, वो जनता में सांकेतिक मुद्रा का विश्वास प्राप्त करने में असफल रहा। जनता शुरू से तो यही था कि सबको चांदी या सोने का सिक्का चलता था, या जो सिक्का जितना का है, मान लीजिए तांबे का ही सिक्का है तो उसका मूल्य बहुत कम होता था। लेकिन अब तांबे के सिक्कों को ही बोल दिया कि इसका मूल्य सोने के सिक्का के इतना होगा। तो जनता में हुआ क्या कि जनता इससे खुश नहीं रही। जनता को लगा कि नहीं, ये चीज़ अच्छा नहीं है, क्योंकि नया प्रयोग करने में लोगों को विश्वास में लेना होता है और लोगों में विश्वास ही नहीं पैदा हो पाया। तो ये जो योजना था इसका असफल हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये पूरा समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हुआ था। अभी 3 योजनाओं को हमने मोहम्मद बिन तुगलक के योजनाओं को देख लिया था। अब देखते हैं चौथा जो योजना था वह खुरासान पर आक्रमण था। देखिए, खुरासान पर आक्रमण इसकी कोई इच्छा या कुछ कोई इसका ये नहीं था, इसका कोई योजना वगैरह ये नहीं था कि इसको करे, ये या ज़रूरी नहीं था। ऐसा कह सकते हैं कि खुरासान पे आक्रमण करना इसको ज़रूरी ही था, ऐसा कुछ नहीं था। ये सिर्फ मित्रता के लिए इसने खुरासान पर आक्रमण किया, क्योंकि खुरासान का जो शासक था अबू सैयद, ठीक है ना, उसके विरोधी थे तस्मा नसरीन, और मिस्र के सुल्तान उसके विरोधी थे। खुरासान के शासक अबू सैयद के विरोधी कौन से? तस्मा नसरीन और मिस्र के सुल्तान। और ये जो मिस्र के सुल्तान और तस्मा नसरीन है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के दोस्त थे, मित्र थे। तो ये मित्रता में खुरासान पर आक्रमण करता है। इसमें भी इसको असफलता हासिल होती है। इसलिए असफलता हासिल होती है क्योंकि मध्य एशिया की राजनीति में परिवर्तन आ जाता है, और दूसरा है कि इसको खर्च बहुत अधिक लग जाता है। राजनीति में परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि मित्रता जो उन लोगों में विरोधी गुट था वहाँ, तो खुरासान के शासक से मिस्र का सुल्तान की दोस्ती हो जाती है। अब जब दोस्ती ही हो जाती है और इन्हीं लोग के लिए ये लड़ते रहता है, तो कोई फायदा वहाँ पर हो नहीं पाता है। और दूसरा बात है कि इस अभियान में बहुत ज़्यादा खर्च लग जाता है, तो इसलिए खुरासान का पर आक्रमण करना भी इसका योजना जो था वो भी असफल रहता है। पांचवा जो महत्वपूर्ण योजना रहा वो कराचील का सैनिक अभियान। कराचील कहाँ है? तो सल्तनत का क्षेत्र और चीन के बीच का जो क्षेत्र है उसको कराचील कहा जाता था। ठीक है। इसमें तो शुरुआती सफलता मिलती है दोस्तों, लेकिन बाद में इस बहुत ठंड के मौसम में आक्रमण किया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो चीन का जो क्षेत्र है ठंड के समय में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाता है, और इतना ज़्यादा ठंड होता है कि उस समय इसके जितने भी सैनिक थे सारे के सारे ठंड के वजह से बीमार हो जाते हैं, और इसके बाद उन लोगों की मौत हो जाती है। तो इतिहासकार में भी ये बहुत ज़्यादा अलग अलग मत है। बर्नी कहता है कि सिर्फ उसके 10 सैनिक बचे थे, इब्न बतूता कहता है कि सिर्फ उसके 3 सैनिक बचे थे। अब सोच लीजिए, एक सेना जब कहीं पे आक्रमण करने जाती है तो कितना सेना रहता होगा, और उसमें मात्र 10 या 3 सेना रहने का बात अगर कोई इतिहासकार कह रहा है तो समझ लीजिए कि कितना नुकसान उस सेना के दल को हुआ होगा। तो एमबीटी के जो कराचील पर जो अभियान था वो भी असफल हो गया।
दोनों जो कराचील और खुरासान पे जो ये आक्रमण करता है, कराचील और ये जो खुरासान जो है, दोनों पे आक्रमण करता है, उसका असफलता के कारण होता है कि एक तो है कि परिस्थिति का ये गणना नहीं कर पाता है कि क्या परिस्थिति है वहाँ, वहाँ की राजनीति कैसी है, हमें करना चाहिए या नहीं करना। दूसरा बात है कि भौगोलिक कठिनाइयों के प्रति उदासीनता बढ़ती जाती है। अब देखिए, अगर कोई आदमी कहीं पे कोई शासक अगर कहीं पे आक्रमण करने जा रहा है तो उसको जानना चाहिए कि वहाँ की मौसम वेदर कैसा है, और हमारे सैनिक वहाँ पे रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, जंग करने के लायक वहाँ पे सैनिक होंगे या नहीं होंगे, या उनको सही परिस्थिति मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ों की आकलन करना चाहिए। जैसे 1971 के जंग में यहाँ इंडिया की सेना ये वेट कर रही थी कि ठंड का मौसम हो, ताकि जब वहाँ पे वादियों में जब बर्फ जमा रहेगा तो उधर के सैनिक बहुत ज़्यादा दिख पाएंगे। तो इस तरह का भौगोलिक बातों को भी ध्यान में रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे उसको नज़रअंदाज कर दिया गया। इतिहासकार बर्नी जो है बहुत रोचक तथ्य कहता है, जब इसका ये दोनों आक्रमण जो है असफल होता है। बर्नी कहता है कि वह राज्य प्राप्त न किए जा सके जिसका सुल्तान को मोह था और धन भी व्यय हो गया। समझ लीजिए, बर्नी कहता है कि वो राज्य इसको प्राप्त ही नहीं हो सके जिसको इसका मोह था, और इसके पास जितना धन था वो भी खर्च हो जाता है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के अन्य कार्यों को देखते हैं तो इसने दीवाने कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना किया था। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि दीवाने कोही क्या है। तो दीवाने कोही क्या है, एक कृषि विभाग है, और ये ऐसा कृषि विभाग है जो अकाल के समय में जनता की सहायता करता है। ठीक है, इसके बाद इसने सैकड़ों कुएं खुदवाए, और कृषि ऋण तकावी जो है, तकावी क्या होता है, तो कृषि ऋण होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सल्तनत काल में तकावी क्या था, तो ये कृषि ऋण था। इसके बाद इसने सोंधर एक ऋण की व्यवस्था किया था, जनता जो है हल और बीज के लिए सोंधर ऋण को ले सकते थे। ठीक है, इसके बाद इसने मिस्र के अब्बासी खलीफा से स्वीकृति प्राप्त किया था। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उस्र और ज़कात को छोड़कर अन्य सभी कर को समाप्त कर दिए। एक बात और जान लीजिए, यह मैंने पहले भी बताया कि सल्तनत का सबसे विद्वान शासक मोहम्मद बिन तुगलक ही था, सबसे विद्वान शासक था। सबसे अच्छा बात इसका ये था कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था एक उदार शासक था, उदारवादी था। ये हिंदुओं के त्यौहार में भाग लेने वाला प्रथम सुल्तान था। ठीक है, और इसने होली में भाग लेना स्टार्ट कर दिया था, और होली को बहुत अच्छा से मनाता था। हिंदुओं के त्योहारों में ये सभी त्योहारों में भाग लेता था, लेकिन होली में इसकी विशेष रुचि थी। लोग क्या इतिहासकार कहते हैं कि इम्बिटी के समय में सर्वाधिक विद्रोह हुए। सिर्फ दक्षिण भारत में देखा जाए तो 22 या 27, कहीं कहीं 22 लिखा गया है, कहीं कहीं 27 लिखा गया है, कि 22 या 27 विद्रोह जो है सिर्फ दक्षिण भारत में हुए थे। इसकी मृत्यु 1351 ईस्वी में हो जाती है। कहाँ होती है, तो मृत्यु इसकी थट्टा, जो सिंध का एक जगह है, वहीं जाते समय ये बीमार पड़ जाता है, और इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु में पर भी इतिहासकार बर्नी टिप्पणी करता है कि सल्तनत को प्रजा से और तथा प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। इतिहासकार बर्नी जो है मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु पे कहता है कि सल्तनत को जनता से और जनता को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ठीक है, कुछ लोग इसे भाग्यवादी आदर्शवादी कहते हैं, क्योंकि इसने ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया, ऐसा योजना प्रस्तुत किया जो भाग्य के ऊपर था। इसने परिस्थितियों का आकलन नहीं किया। लेकिन एक बात जान लीजिए कि सबसे विद्वान शासक मोहम्मद बिन तुगलक ही था। इसने परिस्थितियों का आकलन नहीं किया, लेकिन नई नई व्यवस्थाएं लाने में इसकी बहुत ज़्यादा रुचि रही है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को मोहम्मद बिन तुगलक का यह सेशन समझ में आया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो मध्यकालीन भारत का सीरीज़ चल रहा है, ये आप लोगों को आनंद आ रहा होगा इसको करने में। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिरोज शाह तुगलक और तुगलक वंश के पूरे चैप्टर को ही ख़त्म कर लेंगे। इसके बाद हम लोग सैयद वंश और लोधी वंश को जानेंगे। तो यह सीरीज़ चलता रहेगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया
बेल आइकन को दबा लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।